चैप्टर 8, इससे पहले ना थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिस पे पूरा चैप्टर जो है वो रिले कर रहा है, ठीक है। एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट वो होते हैं जो एक्टिविटी को ज़्यादा करवाते हैं। अंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो रिसेप्टर को ब्लॉक करवाते हैं और एक्टिविटी नहीं होने देते हैं। अब इस चैप्टर में हम एट्रोपिन पढ़ेंगे। एट्रोपिन क्या है? वो एंटी मस्करेनिक ड्रग है, ठीक है। एंटी मस्करेनिक ड्रग है यानी वो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है। मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट का मतलब कि वो ब्लॉक करवाएगा मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को और एक्टिविटी नहीं होने देगा। आई पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं? वो हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स ऑफ आइरस पे और सिलरी मसल्स पे होते हैं। अब हमारे पास जो एट्रोपिन है उसने इन दोनों को ब्लॉक करवा दिया। जब उसने सिलरी मसल्स को ब्लॉक करवाया, इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो गई, ठीक है। अकोमोडेशन कौन करवाते थे? सिलरी मसल्स करवाते थे। जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स स्फिंक्टर मसल्स ऑफ आइरस पे थे उसने उनको ब्लॉक करवा दिया क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो रही है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और इसको कहते हैं सिंपैथेटिक ओवरराइड हो गया, जिस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? माइड्रेसिस हो जाएगा। सिंपैथेटिक ने क्या करवाना होता था? माइड्रेसिस करवाना होता था, इसलिए माइड्रेसिस हो जाएगा। हमारे पास अब सिंपैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है? माइमेटिक ड्रग्स यानी वो मिमिक कर रहे हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। अब वो किस पे एक्ट करेंगे? हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? डायलेटर प्यूपिली पे होते हैं। अब जब वो उस पर एक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या करवाएंगे? माइड्रेसिस करवाएंगे। इसका तो सिलरी मसल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वहाँ तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स था। ये कौन सा जाके या तो ब्लॉक करवा रहे या कौन सा जाके उस पर एक्ट कर रहे। इसीलिए हमारे पास जो मस्कुलिनिक ब्लॉकर्स होते हैं उन्होंने दो काम करने होते हैं। उन्होंने माइड्रेसिस करवानी होती है और लॉस ऑफ अकोमोडेशन करवानी होती है। जो सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं उन्होंने हमारे पास सिर्फ माइड्रेसिस करवानी होती है क्योंकि वो डायरेक्टली जाके अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। वो हमारे पास लॉस ऑफ अकोमोडेशन नहीं करवाते हैं। सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स में क्या होती है? लॉस ऑफ अकोमोडेशन नहीं होती है, माइड्रेसिस होती है। अब ये चीज़ याद रखनी है, कहीं भी नोट कर लो। जो डोपामीन है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एसिटाइलकोलिन है, यानी एसिटाइलकोलिन जब ज़्यादा होगा डोपामीन लेवल कम होगा। दूसरा एट्रोपिन जो है वो हमारे पास लॉस ऑफ अकोमोडेशन प्लस माइड्रेसिस करवाते हैं। सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स सिर्फ हमारे पास डायलेशन करवाती है, माइड्रेसिस करवाती है, अकोमोडेशन लॉस नहीं करवाती है। बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। ये कोलिन एंटागनिस्ट भी होते हैं, ये एंटी मस्कुलिनिक भी हो सकते हैं, एंटी निकोटिनिक भी हो सकते हैं। ये हमारे पास M1 M3 सेलेक्टिव भी हो सकते हैं या नॉन सेलेक्टिव, यानी कि M1 से लेके M5 जितने भी रिसेप्टर्स हैं उन सब पे एक्ट कर सकते हैं। कोई कैसे? बाय द ड्रग एट्रोपी। एंटी निकोटिनिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? गैंग्लियन ब्लॉकर्स होती है, NN होती है और NM ब्लॉकर्स होती हैं। हेक्सामिथेनियम आता है गैंग्लियन ब्लॉकर में और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में आता है ट्यूबोक्रेनियन। हमारे पास कोलिन एस्टरेज रीजनरेटर्स होते हैं, कौन से होते हैं? ऑक्साइम्स, एग्जाम्पल पैरेलेड ऑक्साइम्स। जो एट्रोपिन है ये प्रोटोटिपिकली नॉन सेलेक्टिव मस्कुरेनिक ब्लॉकर होता है। ये एक एल्कलॉइड होता है जो हमें एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है। ये टर्शरी अमाइन है क्योंकि इसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना होता है और सीएनएस पे इफेक्ट देना होता है। ये रिलेटिवली लिपिड सॉल्युबल है और ये रैपिडली क्या करेगा? हमारे पास क्रॉस कर लेगा मेम्ब्रेन बैरियर को। इसका एलिमिनेशन कहाँ से होता है? हमारे पास पार्शियली होता है लीवर से और पार्शियली होता है हमारे पास यूरिन से। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 2 आवर्स होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 4 to 8 आवर्स होता है, एक्सेप्ट द आई में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर के लिए होता है, मोर देन 72 आवर्स होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो जाके रिसेप्टर्स को सिर्फ ब्लॉक करवा देते हैं मगर कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका डिफरेंट ऑर्गन्स पे अब क्या इफेक्ट आएगा, अब हम ये पढ़ेंगे। सीएनएस पे क्या होगा? जो मस्कुलिनिक है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ठीक है। मस्कुलिनिक में क्या हो रहा था? हमारे पास अलर्टनेस हो रही थी, यहाँ क्या होगा? सेडेशन होगा। एंटी मोशन सिकनेस में यूज़ होगा और ये एंटी रेस्टिंग ट्रामर्स होगा जो हमें किस में नज़र आता था? पार्किंसंस में नज़र आता था। अब क्या है कि एंटी रेस्टिंग ट्रामर्स के तौर पे कैसे यूज़ हो रहा है? मैंने बताया था ना, जो डोपामीन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एसिटाइलकोलिन है। इसमें क्या होता है? एसिटाइलकोलिन कम हो रहा है तो डोपामीन ज़्यादा होगा और ये इस तरह इसको ट्रीट करेगा। आई पे क्या इसका इफेक्ट होगा? ये आई पे लॉस ऑफ अकोमोडेशन करवाएगा जिसको साइक्लोप्लीजिया कहते हैं और ये क्या करवाएगा? डायलेशन ऑफ प्यूपिल करवाएगा जिसको माइड्रेसिस कहते हैं।
अभी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमें कहाँ माइड्रेसिस चाहिए, लॉस ऑफ अकोमोडेशन चाहिए, जब हम ऑप्थेल्मोस्कोपी करवाते हैं, आई चेक करवाने जाते हैं, तो रेटिना देखने के लिए हमें माइड्रेसिस चाहिए होती है ना, तो यानी ये हम तब वहाँ यूज़ करेंगे। ब्रोंकाई क्या करवाते हैं, ब्रोंकोडायलेशन कराते हैं। ब्रोंकोडायलेशन हमें किस कंडीशन में चाहिए होती है, जब आपको एस्थमा होता है, COPD होता है, तब आपको चाहिए होता है। GIT ट्रैक पे क्या करवाएगा, वहाँ क्या हो रही थी मस्कुरेनिक में, उसकी मोटालिटी ज़्यादा हो रही थी, यहाँ क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी, स्लोड पैरास्टाल्सिस होगी, रिड्यूस सेलिवेशन होगी। पैरास्टाल्सिस स्लो हो रही है, यानी ये किस में यूज़ करोगे, डायरिया में, ठीक है, ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। पैरास्टाल्सिस स्लो होगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, डायरिया को ट्रीट कर सकते हो। सेलिवेशन डिक्रीज किस में चाहिए होगी, जब आप सर्जरी करते हो तो आप नहीं चाहते कि जो सिक्रीशंस हैं वो इंटरफेयर करें सर्जरी के दौरान, तो आपने सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करने के लिए उसको एट्रोपिन देते हो, ताकि जो एयरवे सिक्रीशन है वो कम हो सके। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे इसका क्या एक्शन होता है, ये रिलैक्सेशन करवाता है ब्लैडर वॉल की, और यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। ये हम लोगों को किन कंडीशन में चाहिए होता है, जहाँ हमारे पास ब्लैडर स्पैज्म हो रहा हो। हार्ट पे इसका बायोफिजिक इफेक्ट होता है, यानी इनिशियली हमारे पास ब्रेडिकार्डिया करवाएगा स्लो डोज पे, और हाई डोज पे क्या करवाएगा, टेकिकार्डिया करवाएगा। अब ये देखो इस तरह करवाता है। जो M1 रिसेप्टर्स थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, हम लोगों के पास नर्व एंडिंग के टर्मिनल्स पे प्रेजेंट थे। अब क्या होगा कि इसने नेगेटिव फीडबैक करवाना होता है, ये ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं। जब एसिटाइलकोलिन लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो नेगेटिवली फीडबैक करते हैं। जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो इसके रिलीज़ को कम करवा देते हैं। अब क्या है, हम लोगों ने एट्रोपिन दिया, उसने M1 को ब्लॉक कर दिया, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो गया, उसने वेगल स्टिमुलेशन से क्या करवा दिया, हमारे पास ब्रेडिकार्डिया करवा दिया। मगर जब उसको हाई डोज में दिया हम लोगों ने, तो उसने एक्ट किया हमारे पास M2 रिसेप्टर्स पे, जो कहाँ प्रेजेंट थे, हार्ट पे, और हमारे पास क्या करवा दिया, M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा दिया, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी ओवरराइड हुई, और हमारे पास क्या हो गया, टेकिकार्डिया हो गया। अब ब्लड वेसल्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है, देखो जो हमारे पास मस्कुरेनिक एगोनिस्ट थे या मस्कुरेनिक ड्रग थे, उन्होंने क्या करवाई थी, वैसोडाइलेशन करवाई थी बाय एंडोथेलियल ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर। तो ये बेसिकली क्या करवाएगा, ये उसको जाके ब्लॉक करवा देगा। इसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा, ग्लैंड्स पे क्या करवाएगा, सारी सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करवा देगा, क्योंकि हमारे पास एसिटाइलकोलिन क्या कराता था, सारी सिक्रीशंस को ज़्यादा करवाता था। स्केलेटल मसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है, ये स्केलेटल मसल्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, एंटी निकोटीनिक थोड़ी ना है। जो स्कोपोलामाइन है उसको हायोसिन भी कहते हैं, ये हम मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं। बेसिकली मोशन सिकनेस में सिग्नल कहाँ से जा रहे होते थे, ईयर से जा रहे होते थे। अगर मैं कोक्लियर वेस्टिबुलर अपरेटस जो कि ईयर में है, उसके अंदर जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है उसकी प्रोडक्शन को अल्टर कर दूँ तो ये ट्रीट हो सकता है। जो बेंस्ट्रोपिन है ये M1 सेलेक्टिव एंटी मस्कुरेनिक है। M1 रिसेप्टर्स कहाँ होते थे, नर्व एंडिंग्स पे होते थे, यानी अगर ये M1 को ब्लॉक करवा देगा तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा। जब एसिटाइलकोलिन कम होगा डोपामिन ज़्यादा होगा, तो ये किस में हम यूज़ कर सकते हैं, रेस्टिंग ट्रैमर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी रेस्टिंग ट्रैमर्स होते हैं। आई में जितने भी ड्रग्स के नाम लिखे हुए सारे के सारे याद करने, इसमें से कोई एक भी दे के पूछ सकते हैं कि उसका आई पे क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले एट्रोपिन, इसका 72 आवर्स से ज़्यादा इफेक्ट होता है। इससे मिलता जुलता क्या हुआ, होमाट्रोपिन, ठीक है, उसका 24 आवर्स होता है। अब ये देखो, ये साइक्लिक फॉर्म में साइक्लोपेंट शिफ्ट का है, तो साइक्लोपेंटोलेट, इसके साइड पर 2 लाइन्स है ना, तो 2 से 12 आवर्स इसका जो है अफेक्ट होगा। हमारे पास जो ड्रग होती है वो हम ट्रॉपिकली लगाते हैं ना, तो ये क्या हुआ, ट्रॉपिका, हमारे पास जो आई है वो कैम्प शिफ्ट की है, तो ट्रॉपिका केमाइड, इसका 0.5 से 4 आवर्स इफेक्ट होता है। यानी इसमें से शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो ड्रग है वो कौन सी है, ट्रॉपिका केमाइड है। अब क्या है, क्योंकि ये हमारे पास सारी सिक्रीशन डिक्रीज़ करवा रही है, यानी लैक्रिमेशन भी डिक्रीज़ करवाएगी, और ये क्या कॉज करवाएगी, सैंडी आइज कॉज करवाएगी। ब्रोंकाई पे इसका क्या इफेक्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि एट्रोपिन एज प्री एनेस्थीसिया। जो एट्रोपिन होता है ना, वो हम ना पार एंट्री इसलिए देते हैं ताकि जो एयरवे सिक्रीशंस है उसको डिक्रीज़ कर सके और हमें सर्जरी के दौरान कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब जो हमारे पास इप्राट्रोपियम होता है, इप्राट्रोपियम क्या होता है, कॉटनरी जो है एंटी मस्कुरेनिक एजेंट होता है
क्योंकि देखो ये क्वाटनरी क्यों है, क्योंकि इसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, इसने बेसिकली हमारे पास लंग्स पे ही एक्ट करना है। इसने हमें ब्रोंको डायलेशन करवानी है, किसमें, एस्थमा में और COPD डिजीज़ में। इसका फ्यू एंटी मस्कुरेनिक इफेक्ट होता है आउटसाइड द लंग्स, क्योंकि ये पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है और रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है। ये पूछा जाता है कि इप्राट्रोपियम का क्यों फ्यू एंटी मस्कुरेनिक इफेक्ट होता है। इसकी रीज़न बस यही है कि पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है, रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है। जो टायोट्रोपियम होता है वो एनालॉग होता है, उसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसका क्या है, कम है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो एक्लीडियम है वो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्कुरेनिक ड्रग होता है, इसको हम कंबाइन करके देते हैं β2 एड्रीनो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट के साथ। जो β2 होते हैं वो भी क्या करवाते हैं, हमारे पास डायलेशन करवाते हैं, इसी वजह से इन दोनों को हम मिक्स करके देते हैं, किसकी ट्रीटमेंट के लिए, COPD की ट्रीटमेंट के लिए। गट में जो एट्रोपिन है और मेथस्कोपोलामीन है, इसको पहले हम यूज़ करते थे एसिड एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ करने के लिए एसिड पेप्टिक डिजीज़ में, मगर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव H2 ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं था, इसलिए अब ये यूज़ नहीं होता और इसके स्वेयर एडवर्स इफेक्ट होते थे, तो अब हम ये यूज़ नहीं करते। हम M1 सेलेक्टिव इनहिबिटर पायरेज़ेपिन जो है वो यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए। और हम लोगों ने अगर क्रैम्पिंग को रिड्यूस करवाना है, हाइपर मोटालिटी को डिक्रीज़ करवाना है, जो हमें कहाँ होती थी हाइपर मोटालिटी, डायरिया में होती थी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाइफिनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड यूज़ करेंगे। ब्लैडर में ऑक्सीब्यूटेनियन जो है वो यूज़ करते हैं ताकि रिड्यूस कर सके अर्जेंसी एंड द माइल्ड सिस्टाइटिस और रिड्यूस कर सके ब्लैडर स्पैज्म को। अब ये जो इन्होंने बताई ना M3 सेलेक्टिव ड्रग्स, ये याद करने हैं इनके नाम, कोई से भी याद कर लो जो आपका दिल करे। अब एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी, ये इसका निमोनिक है, ये याद कर लो, ड्रायाजाबोन। ड्रायाजाबोन क्यों कहा है, क्योंकि सारी सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करवा रहे। कौन कौन सी सिक्रीशंस, हमारे पास थी स्वेटिंग, सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, इसलिए उसको कहा है ड्रायाजाबोन। हॉट एज अ पिस्टल क्यों कहा है, क्योंकि देखो हमारे पास थर्मो रेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स को इसने ब्लॉक करवाया, वहाँ क्या रिलीज़ होता था, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता था। इसने जब वहाँ ब्लॉक करवा दिए तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि स्वेटिंग से बेसिकली क्या हो रहता था, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता था। जब वो रेगुलेट नहीं होगा हमें हाइपरथर्मिया होना शुरू हो जाएगा, इसको हम एट्रोपिन फीवर भी कहते हैं और इस वजह से उसको कहा है हॉट एज अ पिस्टल। रेड एज अ बीट क्यों कहा है, क्योंकि वहाँ कुटेनियस वेजोडाइलेशन होती है हमारे पास आर्म की, अपर टॉर्सो की और हेड की, इसलिए उसको रेड एज अ बीट कहा है। इसको हम क्या कहते हैं, एट्रोपिन फ्लश भी कहते हैं। मैड एज अ हीटर क्यों कहा है, क्योंकि हमारे पास जो है सेडेशन, एमेंसिया, डिलीब्रियम और हेलुसिनेशन हो रही थी, सारी चीज़ें जो है ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उसको कहा है मैड एज अ हीटर। ये देखो एट्रोपिन फीवर क्या है, हाइपरथर्मिया इंड्यूस्ड बाय एंटी मस्कुरेनिक ड्रग, क्योंकि हमने स्वेट ग्लैंड्स को इनहिबिट किया, हम किससे, एंटी मस्कुरेनिक ड्रग से, जिस वजह से हमें हाइपरथर्मिया हो गया। एट्रोपिन फ्लश क्या है, हमारे पास जो कुटेनियस वेसल्स थी उनकी डायलेशन हो गई है, आर्म की, अपर टॉर्सो की और हेड की, बाय टॉक्सिक डोज ऑफ एंटी मस्कुरेनिक ड्रग स्पेशली एट्रोपिन। हम इसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, हम इसको फाइजोस्टिग्मीन देंगे, क्योंकि इसको हाइपरथर्मिया हुआ है तो हम एवेपोरेटिव कूलिंग करवाएंगे। जो एट्रोपिन प्लस मॉर्फिन होता है ये हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया के लिए, ये हम चिल्ड्रंस में नहीं देते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस में ये बैन है। एट्रोपिन इस वजह से बैन है क्योंकि ये क्या करवाती है, हमारे पास पैरालिटिक EVS करवाती है, कॉन्स्टिपेशन करवाती है और बॉडी को पैरालाइज करवा देती है। ये जो है हम इन्फेंट्स में भी नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स को जाके उसने इनहिबिट करवा देता है और हमारे पास हाइपरथर्मिया करवा देता है। जो हाइपरथर्मिया है वो बहुत ज़्यादा लीथल और डेंजरस होता है इन्फेंट्स के लिए। मस्कुरेनी को किस लिए यूज़ करते हैं, ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा क्योंकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में, ग्लाइकोमा के पर्सनस के लिए, क्लोज एंगल ग्लाइकोमा वाले पर्सन में, और मेन विद प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वाले पर्सन में, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले पेशेंट में। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, गेंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स, गेंग्लियन ब्लॉकिंग है यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो दोनों को कम करा देंगे। इसमें कौन सी ड्रग्स हैं, हमारे पास हेक्सामेथेनियम है और मेकामाइलामाइन है। ये जो दोनों है ये हमारे पास यूज होती थी पहले हाइपरटेंशन में, ठीक है, ये क्या करवा देती है, हाइपोटेंशन कॉज करवा देती थी, मगर अब ये यूज़ नहीं करती क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक जो ब्लॉकिंग ड्रग्स है ना वो हैं, तो हमें ज़रूरत तो नहीं है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का ही फ्लो कम करा दो। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, जो सीनेस होती है ना उसमें हमारा
टॉरेट सिंड्रोम जो है उसमें हम मेकमाइल अमाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सबका इफेक्ट जो है वो वही सेम है जो हम वहाँ बॉक्स में पढ़ के आए हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक पे क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक हुआ है तो इम्पेयर्ड इरेक्शन होगी, जब सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा तो इजैकुलेशन इम्पेयर्ड होगी। हार्ट पे क्या करवाएगा, हमारे पास टेकिकार्डिया करवाएगा, ठीक है। वेसल्स पे क्या करवाएगा, ये रिड्यूस करवा देगा टोन को, क्योंकि देखो हमारे पास वेसल्स पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ना, क्योंकि सिंपैथेटिक ब्लॉक हो चुका हुआ है तो वेसल्स टोन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिस वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी। ग्लैंड्स पे क्या करवाएगा, सारी सिक्रीशंस को डिक्रीज करवा देगा। जो ट्राइमेथोफेन था ये ऑरली इनएक्टिव था, शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग था। ये हम आईवी यूज़ करते थे जब हमारे पास इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट आता था, ताकि प्रोड्यूस कर सके हाइपोटेंशन। मगर क्योंकि ये गैंग्लियन ब्लॉकर था इस वजह से ये अब यूज़ नहीं होता है। जो बंदा स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है ना, हम उसको निकोटीन देते हैं। निकोटीन किन फॉर्म में, निकोटीन गम्स में या पैचेस की फॉर्म में, या वेरिएंट सेलाइन देते हैं जो क्या था, पार्शियल एगोनिस्ट था। और मेकमाइल अमाइन देते हैं जो कि निकोटीनिक गैंग्लियन ब्लॉकर होता है। और जो मेकमाइल अमाइन है वो हमारे पास सीएनएस में एंटर हो सकता है, ठीक है। अब है कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर। इसमें हमारे पास पैरेलेडोक्साइम प्रोटोटाइप ड्रग है। ये क्या है, पैरेलेडोक्साइम केमिकल एंटागनिस्ट है। केमिकल एंटागनिस्ट को कौन से होते हैं, जो हमारे पास रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट नहीं करते, ये बेसिकली एगोनिस्ट के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। पैरेलेडोक्साइम में ऑक्साइम होता है, ऑक्साइम की ज़्यादा अफिनिटी होती है फॉस्फोरस के लिए। जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज था ना, जिसको हमारे पास फॉस्फेट ने बाइंड करके ब्लॉक किया हुआ है, जो ऑक्साइम है उसकी ज़्यादा अफिनिटी है फॉस्फोरस के लिए, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। हमारे पास जो कोलिन एस्ट्रेज है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट से तो फॉस्फोरस हट गया ना। अगर एजिंग नहीं हुई, क्योंकि एजिंग क्या था कि वो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दिया उसने, ठीक है। जब एजिंग हो गई है तो रीजनरेट नहीं हो सकता। अगर एजिंग नहीं हुई है तो हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है वो रीजनरेट हो जाएगा। इसको हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं जब एक बंदे को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, ताकि जो है हम कोलिन एस्ट्रेज को रीजनरेट कर सकें। मगर अगर हमारे पास कार्बामेट की वजह से हुई है ना इसे, तब हम ये यूज़ नहीं करेंगे।